नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे श्री ईलाचंद जोशी। तो हम लोग देख लेते हैं ईलाचंद जोशी जी का उपन्यास क्या है। तो इनका है पहला उपन्यास लज्जा 1929 ईस्वी में। फिर उसके बाद है सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948। ईलाचंद जोशी। सुबह के भोले 1951, ईलाचंद जोशी। जिप्सी 1952, ईलाचंद जोशी। जहाज का पंछी 1954, ईलाचंद जोशी। ऋतु चक्र 1969, ईलाचंद जोशी। भूत का भविष्य 1973, ईलाचंद जोशी। कवि की प्रेयसी तो 1976 ईस्वी में ईलाचंद जोशी। तो इसमें से इनका मेन जो रचना है मित्रों, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी, ये इतने अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये है मित्रों ईलाचंद जोशी जी का ये प्रथम उपन्यास। ये आपका प्रथम उपन्यास घृणामय, जो अब लज्जा के नाम से प्रचलित है। तो लज्जा नामक आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषण किया गया है। सन्यासी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसका नायक नंद किशोर, अहम भाव का मनोविश्लेषण। अंत में नंद किशोर सन्यासी हो जाता है और अपने को देश सेवा में लगा देता है। पर्दे की रानी में नायिका निरंजना और खूनी पिता और वेश्या माता की पुत्री है। यानी नायिका कौन है? निरंजना। इसका पिता खूनी है और वेश्या जो है वेश्या माता है, उसी की ये पुत्री है। यह जानकारी उसमें हीनता ग्रंथि उत्पन्न करती है और समाज के प्रति हिंसा का भाव रखने लगती है। प्रेत और छाया में नायक पारसनाथ को पता चलता है कि उसकी माँ वेश्या थी। उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है और वह समस्त नारी जाति को घृणा करने लगता है। निर्वासित महीप सिंह एक भावुक कवि है। नीलिमा से को प्रेम करता है किंतु उसका व्यक्तित्व आकर्षित नहीं है और इसके साथ ही फिर वो जो है नीलिमा को प्रभावित करना चाहता है, क्रांतिकारी बन जाता है। उसका अंत एक निराश प्रेमी का अंत बन जाता है। वह अस्पताल में रोगग्रस्त होकर मर जाता है। फिर इसके बाद आता है मित्रों, ये है आपका मुक्तिपथ। तो मुक्तिपथ में जो है इसका कथानायक राजीव विधवा सुनंदा से प्रेम करता है और वो समाज के कटाक्षों को सहन करता हुआ शरणार्थी बस्ती में चला जाता है। फिर इसके बाद वो निराश होकर सुनंदा वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद आता है मित्रों इनका जिप्सी। तो वो अब त्याग का भोग नाम से प्रकाशित हुई है। आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जिप्सी किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो त्याग का भोग या निम्नलिखित उपन्यासों में त्याग का भोग किसका नाम है, किस उपन्यास का? तो ये हो जाएगा आपका जिप्सी। इसमें नायक नायिका कौन है? मनिया नामक एक जिप्सी बालिका है। मनिया की माँ ने अपने पति की हत्या करके स्वयं को भी मार लिया था। मनिया इस कुंठा से ग्रस्त है। उसके जीवन में रंजन आता है। रंजन उसकी कुंठा को दूर करना चाहता है। मनिया माँ बन जाती है और उसका स्नेह नवजात शिशु के प्रति बढ़ जाता है। रंजन को ईर्ष्या होती है। वह वीरेंद्र की पत्नी शोभना की ओर आकृष्ट होता है। मनिया की मुखाकृति तेजाब गिरने से विकृत हो जाती है। बच्चे की मृत्यु हो जाती है और मनिया जो है वह वीरेंद्र द्वारा संचालित एक जनवादी संस्था में काम करने लगती है और अमेरिका जाती है। प्लास्टिक सर्जरी से अपनी आकृति ठीक करा लेती है। और इसके बाद है वह जो है मित्रों अब वह एक नर्स के रूप में समाज सेवा में लग जाती है और इस प्रकार अपनी कुंठाओं का उदात्तीकरण कर लेती है। फिर सुबह के भूले इनका अगला उपन्यास। गुलबिया नामक एक साधारण किसान की लड़की मध्यवर्गीय परिवेश में पलकर अभिनेत्री हो जाती है। फिर इसके बाद है जहाज का पंछी। तो जहाज का पंछी जो है ये आपका इसका कथानायक एक शिक्षित नवयुवक है। कलकत्ता महानगरी में काम की तलाश में भटकता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये कलकत्ता नगरी जो है तो कलकत्ता नगरी जो है हम बोल रहे थे मित्रों की जिसमें चारों ओर भटक के आता है और इसका जो कथानायक है वो वास्तव में क्या है?
ज्योतिषी के रूप में, गिराहकट के रूप में, ट्यूटर के रूप में, धोबी, मुनीम, और ये इसके रूप में बहादुरी परिवार में रसोइये के रूप में, चकले में, और निपट अकेली संपन्न महिला लीला के सेवक के रूप में। तो वो संघर्षशील मध्य वर्गीय युवकों का प्रतिनिधि है कौन? तो इसका जो कथानायक है मित्रों। और चारों ओर से ये लास्ट में भटक करके ये लौट आता है। फिर इसके आगे हम देखते हैं ऋतु चक्र विशेष रूप से उल्लेखनीय यहाँ है, इन्होंने बताया है। फिर इसके बाद है भूत का भविष्य। तो यहाँ भूत का भविष्य जो है, तो हमने बताया मित्रों जो मेन इम्पॉर्टेंट है हम उसको देख ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर है ये, यानी भूत का भविष्य में ये बताया गया है कि आज की दुनिया में भय की ही सत्ता सर्वोपरि है और ये जीवन का एकमात्र सत्य बन गया। कवि की प्रेयसी में जोशी जी ने कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम नाटक में उल्लिखित कवि नाटककार सौमिल्लिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि की है। कालिदास ने भास के साथ इसका उल्लेख किया है। इसके विषय में इतिहास मौन है, तो इस बारे में यहाँ पर देखा गया। हम लोग देखते हैं मित्रों, ये हैं अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी को हम लोग देख लेते हैं। इनके 3 उपन्यास, एक शेखर एक जीवनी 1940 से 44 ईस्वी, फिर नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, ये प्रकाशित है। शेखर एक जीवनी यह एक सशक्त रचना है और कदाचित ही किसी उपन्यासकार ने अपनी प्रथम कृति में उस कलात्मक प्रौढ़ता का निदर्शन किया होगा जो अज्ञेय कर सके हैं। तो यहाँ अज्ञेय का ये प्रथम कृति है कौन? शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है, उसे फांसी की सजा हुई है और यहाँ पर उसके जीवन में अनेक स्त्रियाँ आती हैं, जैसे हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में मित्रों कि राजेंद्र नाम का एक शख्स था, उसका संपर्क 6 स्त्रियों के साथ था। तो ऐसे शेखर भी है, इसमें उसकी बहन सरस्वती, मिस प्रतिभा लाल। और इसके बाद है ये तो मणिका शांति, ये रुग्णा वाला है। शीला, शारदा, शशि को पाकर वह मानो अपनी सार्थकता पा लेता है। शशि की मृत्यु के बाद भी शेखर के लिए प्रेरणा बनी रहती है। शेखर का विद्रोह अहम का विस्फोट मात्र है। कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला जहाँ क्रिस्ताप का स्पष्ट प्रभाव है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा मित्रों कि शेखर एक जीवनी पर किसका प्रभाव है? तो रोमा रोला का प्रभाव है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ये आपका नदी के द्वीप, ये इनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है, नदी के द्वीप। तो इसमें हम देखते हैं कुल 4 प्रमुख पात्र हैं, भुवन, रेखा, चंद्र, माधव, गौरा। तो इसमें पात्र का नाम अक्सर पूछ लेगा मित्रों, नदी के द्वीप में कौन कौन से पात्र हैं? तो भुवन, रेखा, चंद्र, माधव, गौरा। यानी भुवन, रेखा 2 स्त्री पात्र, 2 पुरुष पात्र हैं। फिर यहाँ भुवन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, वे रेखा को प्रेम करते हैं। रेखा पति परित्यक्ता है, गौरा भुवन की शिष्या है। यानी गौरा भुवन की शिष्या हो गई, वो रेखा को प्रेम करते हैं भुवन जी। और चंद्रमाधव एक पत्रकार है जो अपनी पत्नी को नहीं चाहता और वह रेखा और गौरा दोनों के प्रति आकृष्ट है। कौन? चंद्रमाधव। किंतु गौरा और रेखा दोनों ही भुवन को चाहते हैं। भुवन और रेखा की प्रगाढ़ता बढ़ती है, शारीरिक संपर्क तुष्टि की सीमा को स्पर्श कर लेता है। फिर ये रेखा है, वो रेखा जो है वो गर्भवती होती है और गर्भस्थ शिशु को संसार में नहीं आने दिया जाता। संभवतः भुवन के सामाजिक व्यक्तित्व को निष्कलंक बनाए रखने के लिए। यहीं से भुवन और रेखा में दुराव आ जाता है, मतलब दूरियां आती हैं, रेखा टूटने लगती है। अंततः वह भुवन का विवाह गौरा से करा देती है। नदी के द्वीप में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन और स्पष्ट हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ अपने अपने अजनबी। तो अपने अपने अजनबी ये इनका तीसरा उपन्यास है और इस उपन्यास का विषय मृत्यु से साक्षात्कार है। इसमें जो है वृद्धा सेल्मा गडेरियों की माँ है और योके पहाड़े पर घूमने आती है। पाल योके का प्रेमी है। तो ये इतने इसमें पात्र हो गए।
फिर इसके बाद यहाँ मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में डॉक्टर देवराज का भी नाम आता है मित्रों। तो पथ की खोज 1951 देवराज, बाहर भीतर 1954 देवराज, रोड़े और पत्थर अजय की डायरी देवराज, मैं वे और आप देवराज। यहाँ पथ की खोज पहला इन्होंने बताया है। यहाँ एक चीज़ और है मित्रों, ये अजय की डायरी नामक ये उपन्यास है। डायरी से हम लोग डायरी लेखन में डायरी न समझ लें, डायरी विधा। तो अजय की डायरी पूछा भी जाता है अक्सर कि अजय की डायरी किस विधा की रचना है। तो उपन्यास किस वर्ष में लिखा गया, 1960। इसके लेखक कौन थे, तो देवराज। अजय की डायरी 1960, डॉक्टर देवराज। फिर इसके बाद पथ की खोज में इन्होंने क्या विषय इसका दिया है देख लीजिए। मध्यवर्गीय समाज के शिक्षित सदस्यों के जीवन में आने वाली समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इसमें प्रेम, विवाह, धर्म, पाप, पुण्य, व्यक्ति, समाज आदि से संबंधित अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। फिर इसके बाद यह उपन्यास इनका है नए रूप में भीतर का घाव, रोड़े और पत्थर में हरीश और कम्मों के माध्यम से निम्न मध्यवर्गीय लोगों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। तो यहाँ हरीश और कम्मों, तो यहाँ पर हमने ये बताया कि ये रोड़े और पत्थर में दो पात्र, हरीश और कम्मों। अब इसके बाद आता है इनका जो है उपन्यास अजय की डायरी मित्रों। तो अजय की डायरी में अजय एक बुद्धिवादी मध्यवर्गीय युवक है, शीला उसकी पत्नी है। वह चाहता है कि शीला उसके एकांगी खंडित रूप को न देखे, उसे समग्रता मिले। और यहाँ पर इन्होंने कथन दिया है, अजय की डायरी का ही है ये, पृष्ठ 291 पर है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे संशय और संदेह को, मेरे बोध और संकल्प की जटिलताओं को छूते टटोलते हुए मुझे सुलझाने, समाहित होने में, इकाई बनकर जीने व बढ़ने में मदद दे। तो ये किसने कहा था, तो खुद अजय ने कहा है इस कथन को। फिर शीला ऐसा नहीं कर पाती, वह हेम की ओर आकृष्ट है किंतु उसे पाने का कोई मार्ग नहीं ढूंढ पाता। उसे सरकार से अमेरिका जाने की वृत्ति मिलती है, वह वहाँ चला जाता है। लौटने पर पत्नी और प्रेमिका दोनों से हाथ धो बैठता है। यहाँ प्रेम संबंधों से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्नों का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है लेखक ने। मैं ये और आप में डायरी के ही प्रश्नों को आगे बढ़ाया गया है। इसका मतलब ये है कि अजय की डायरी जो ये उपन्यास है उसी के प्रश्नों को यहाँ आगे बढ़ाया गया है। इसमें नायक निगम को केंद्र में रखकर आज के संदर्भ में जीवन मूल्यों के विघटन को उजागर किया गया है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं सामाजिक यथार्थवादी यानी प्रगतिवादी उपन्यासकार। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इनमें आते कौन कौन है सामाजिक यथार्थवादी में। तो इसमें आते हैं मित्रों, ये हैं यशपाल, नागार्जुन, मनमथनाथ, रांगे, राघव, भैरव प्रसाद, अमृत राय। यहाँ पर ये इतने उपन्यास सामाजिक यथार्थवादी में आते हैं, प्रगतिवादी भी कह सकते हैं। तो यशपाल का पहला उपन्यास दादा कामरेड 1941 में, देशद्रोही 43 यानी 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946। और फिर इसके बाद है यहाँ मनुष्य के रूप। तो ये है मनुष्य के रूप 1949, यशपाल, अमिता यशपाल 1956। झूठा सच 2 भाग में है 1958 में यशपाल, 12 घंटे 1962 यशपाल, अप्सरा का साफ 1965 यशपाल, और पाँव फंसे 1959 में यशपाल, मेरी तेरी उसकी बात हुई 74 में यशपाल। तो इस तरह से हमने देखा। और यहाँ पे देख लीजिए, ये रामविलास शर्मा का एक कथन है। तो जैनेन्द्र जी ने सुनीता से जो भाभीवाद शुरू किया था, यशपाल जी ने वही सूत्र दादा कामरेड में पकड़ लिया। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है रामविलास शर्मा जी का। तो हम लोग इसके बाद इनका अगला उपन्यास देख लेते हैं। इनका अगला उपन्यास ये है झूठा और सच। तो यहाँ पर झूठा और सच की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो ये है 2 खंडों में विभाजित है। पहला प्रश्न आपका यहीं से बन जाएगा कि यशपाल का कौन सा उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। तो ये है आपका झूठा सच। और 2 खंड हैं कौन, पहला खंड है वतन और देश, दूसरा खंड है देश का भविष्य।
तो ये दोनों ही मित्रों प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि झूठा सच उपन्यास में दोनों खंडों का नाम लिखिए, या झूठा सच उपन्यास का खंड निम्न में से किसका नाम है। तो ये एक वतन और देश हो गया, दूसरा देश का भविष्य। 1942 से लेकर 52 तक भारत के राजनीतिक सामाजिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। फिर यहाँ है मेरी तेरी उसकी बात, हम लोग देख लेते हैं। तो ये मेरी तेरी उसकी बात जो है ये नारी मुक्ति के में संघर्ष को ठोस रूप दिया गया है, और इसका पात्र जो है सशक्त नारी पात्र है उषा। फिर उसके बाद यहाँ है यशपाल की तरह ये मनमथ नाथ गुप्त जी हैं। इनका जन्म 1908 में हुआ और 2000 में मृत्यु हुई है। अब हम लोग देखते हैं ये समस्त रचनाएं मित्रों किसकी है, मनमथ नाथ गुप्त। तो अवसान मनमथ नाथ, जय यात्रा सुधार गृह युद्ध होटल द ताज मनमथ नाथ, दुष्चरित्र चक्की दो दुनिया काजल की कोठरी बहता पानी मनमथ नाथ, रैन अधेरी आस्तीन के सांप शहीद और सोहदे मनमथ नाथ, षड्यंत्र रात और दिन आधी रात के अतिथि अल जुल्फिकार मनमथ नाथ, ख्याल अच्छा है दुष्चक्र ज्वार भाटा अंधेरी नकरी जाले जिच अपराजिता मनमथ नाथ, रक्षक भक्षक रंगमंच दिशाहीन तोड़म फोड़म दिन दहाड़े शहादत नामा मनमथ नाथ गुप्त। तो इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, अगले हैं मित्रों उपन्यास की श्रेणी में ये आते हैं नागार्जुन जी। तो नागार्जुन जी का देखते हैं, ये जन्म 1910 ईस्वी में, मृत्यु 1998। पहला उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948 में, फिर बाल चनम्मा 1952 नागार्जुन, नई पौध 1953 नागार्जुन, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 नागार्जुन, वरुण के बेटे 57, दुख मोचन कुंभी पाक हीरक जयंती नागार्जुन, उग्र तारा इमरतिया पारो गरीबदास नागार्जुन। तो यहाँ पर हम लोग उपन्यास के विषय में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। रतिनाथ की चाची में लेखक ने निजी जीवन के संदर्भ में उपन्यास के अंग बने हैं। इसमें कुलीन किंतु निर्धन विधवा की करुण कहानी है। बाल चन्नम्मा में परिश्रमी एवं ईमानदार किसान को अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है। फिर इसके बाद है नई पौध में जो है असंगत विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है। बाबा बटेश्वर नाथ में बरगद के पुराने वृक्ष को बचाने के लिए जय किशन और जीवन संयुक्त मोर्चा बनाकर अन्याय का विरोध करते हैं। वरुण के बेटे में मछुआ संघ की स्थापना होती है और गढ़ पोखर हमारा है यह नारा बुलंद किया जाता है। यानी गढ़ पोखर हमारा है, ये एक प्रकार का नारा है। प्रश्न यहाँ बन जाएगा मित्रों कि गढ़ पोखर हमारा है नारा किस उपन्यास में है, तो वरुण के बेटे। या गढ़ पोखर हमारा है यह नारा जो है किस लेखक के उपन्यास में है, तो नागार्जुन जी के। फिर इसके बाद आता है मित्रों ये है दुख मोचन। तो दुख मोचन जो है इसमें ये सदियों से जड़ सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए तो गाँवों के जीवन में नई नई रोशनी फैलने का संकेत। कुंभी पाक भी ये उपन्यास का नाम है, देख लीजिए, जहाँ कोई किसी की बेबसी का फ़ायदा नहीं उठाता, कोई किसी को चकमा नहीं देता, जहाँ पुरुष ज्ञान है तो स्त्री शक्ति, इस चीज़ की इसमें कल्पना की गई है। हरिक जयंती का ही दूसरा नाम अभिनंदन है, तो इसमें राजनीति की बड़ी बखिया उधेड़ी गई है। उग्र तारा में उगनी को कामेश्वर जैसे पुरुष का सहारा मिलता है जिसका दिल बहुत बड़ा है और जो पराया गर्भ ढोने वाली अपनी प्रेमिका को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है। इमरतिया में बिहार के उत्तरी भूभाग में जो जमींदार व्यापारी उनकी तस्करों की सुविधा के लिए जो है जमनिया मठ में होने वाले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। पारो मूलतः 1946 ईस्वी में मैथिली में लिखा गया था। 75 ईस्वी में इसे खड़ी बोली हिंदी में रूपांतरित किया। बाल विवाह जैसी कुरीति का चित्रण इसमें किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं मित्रों रांगेय राघव। तो ये एक चीज़ यहाँ हम लोग भूल रहे हैं मित्रों, ये याद देख लीजिए, गरीबदास नागार्जुन का अंतिम उपन्यास है
और इसका विषय क्या है? ये स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। प्रश्न यहाँ बन जाएगा कि गरीबदास नागार्जुन का कौन सा उपन्यास है? तो अंतिम है नागार्जुन का अंतिम उपन्यास कौन है? तो गरीबदास। तो देखते हैं रांगे राघव। इनका जन्म 1923 ईस्वी, मृत्यु 1963 ईस्वी में। बहुत से उपन्यास लिखे हैं। घरौंदे 46, रांगे राघव, विषाद मठ 1946। तो यहाँ देख लेते हैं हम ऐसे। घरौंदे विषाद मठ 46 रांगे राघव, मुर्दों का टीला रांगे राघव 1948, चीवर प्रतिदान सीधा साधा रास्ता रांगे राघव, हुजूर अंधेरे के जुगनी काका उबाल रांगे राघव, पराया बोलते खंडहर कब तक पुकारूं रांगे राघव, बौने और घायल फूल पक्षी और आकाश जब आवेगी काली घटा रांगे राघव, बंदूक और बीन राई और पर्वत राह न रुकी चीवर रांगे राघव, धुनी का धुआं छोटी सी बात पथ का पाप रांगे राघव, महायात्रा धरती मेरा घर आग की प्यास रांगे राघव, कल्पना प्रोफेसर पतझड़ आखिरी आवाज रांगे राघव। ये जीवनी परक उपन्यास है। देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, ये इनके जीवनी तीनों ही 1954 में है। एक और है रत्ना की बात। तो ये इनके सभी उपन्यास जो हैं, यहाँ से हम लोग फिर से देख लेते हैं। धोनी का धुआं छोटी सी बात, पथ का पाप रांगे राघव, महायात्रा धरती मेरा घर आग की प्यास रांगे राघव, कल्पना प्रोफेसर पतझड़ आखिरी आवाज रांगे राघव। तो हमने ये बताया यहाँ, ये है देवकी का बेटा 54, यशोधरा जीत गई 54, लोई का ताना 54, रत्ना की बात 54। ये सभी उपन्यास 54 में लिखे गए हैं और ये जीवनी परक उपन्यास हैं। मुर्दों का टीला, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कथा है। चीवर हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का चित्रण। जब आवेगी काली घटा, इसमें गोरखनाथ के नाथ पंथ की कथा बताई गई है। फिर उसके बाद है अंधेरा रास्ता, इसमें प्रागैतिहासिक युग को आधुनिक प्रगतिशील दृष्टि से देखा गया है। तो इन्होंने मित्रों ये आंचलिक उपन्यास की भी रचना की है रांगे राघव ने। कब तक पुकारूं उपन्यास में कर्नटों के जीवन का चित्रण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों ये। यानी कब तक पुकारूं में किसका चित्रण है? तो कर्नटों के जीवन का चित्रण है। बंदूक और बीन में युद्ध की समस्या और उसकी सार्थकता पर विचार किया गया है। आखिरी आवाज रांगे राघव का अंतिम उपन्यास है। यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा मित्रों कि रांगे राघव का अंतिम उपन्यास क्या है? तो ये है आखिरी आवाज। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय गांव का जीवन चित्रित है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भैरव प्रसाद गुप्त। तो भैरव प्रसाद गुप्त जी का हम लोग देखते हैं। शोले 1946, भैरव प्रसाद गुप्त, मसाल 1948, गंगा मैया 1952, जंजीरें और नया आदमी भैरव प्रसाद गुप्त, सती मैया का चौरा 1959, धरती 1962 भैरव प्रसाद गुप्त, आशा 1963, कालिंदी 1963 भैरव प्रसाद गुप्त, रंभा 1964 भैरव प्रसाद गुप्त, अंतिम अध्याय 1970 भैरव प्रसाद, उसका मुजरिम 1972 भैरव प्रसाद, फिर नौजवान 1972 भैरव प्रसाद, भाग्य देवता 1992 भैरव प्रसाद, अक्षरों के आगे मास्टर जी 1993 भैरव प्रसाद। एक छोटी सी शुरुआत। तो ये छोटी सी शुरुआत मरणोपरांत प्रकाशित हुआ 1997 में, और वो 95 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ। इनके 2 उपन्यास गंगा मैया, सती चौरा विशेष रूप से अधिक प्रसिद्ध हुआ था। फिर इसके बाद आप देख लीजिए, ये है इनका जंजीरें और नया आदमी 1954। फिर कुछ दिन के बाद बांदी नाम से ये प्रकाशित हुआ था। तो जंजीरें और नया आदमी का नाम बदलकर कौन सा उपन्यास भैरव प्रसाद का प्रकाशित हुआ, किस नाम से? तो बांदी नाम से प्रकाशित। और 82 में इसे आपने आग और आंसू के नाम से प्रकाशित कराया। तो यहाँ पे मित्रों इन्होंने 2 नाम बदला, कुल इसका 3 वो नाम चेंज हुआ।
तो पहले इसका जंजीर नया आदमी था, कुछ दिन बाद बांदी नाम, फिर 82 में इसको इन्होंने आग और आंसू नाम दे दिया। फिर इसके बाद है ये हम लोग आगे देख लेते हैं अमृत राय। ये हैं अमृत राय जी। यहाँ आप थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए मित्रों कि भैरव प्रसाद गुप्त जी के मृत्यु के बाद जो छोटी सी शुरुआत उपन्यास प्रकाशित हुआ था, इसका इलाहाबाद सांस्कृतिक जीवन इसमें अंकित है। हमने सोचा थोड़ा सा चर्चा हो जाए, अपने ज़िले की भी बात कर लिया जाए। तो ये इलाहाबाद का सांस्कृतिक जीवन अंकित है। अब हम लोग देखते हैं मित्रों, ये हैं आपके अमृत राय जी। तो अमृत राय जो थे, इनका उपन्यास बीज 1952। फिर उसके बाद है ये इसका चर्चा किस में किया गया है, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास की परंपरा में इसकी चर्चा की गई है। ये भी हमें याद रखना चाहिए। नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, सुख दुख 1969, भटियाली 1969, जंगल 1969 अमृत राय, धुआं 1977 अमृत राय। फिर ये है मित्रों नागफनी का देश। तो ये नागफनी के देश जो है, इसमें वस्तुतः प्रेमों का देश है, प्रेम का देश है। रणजीत और बेला प्रवेश करते हैं। वो रणजीत डॉक्टर है, सेवा भाव से डॉक्टरी करता है, साधारण तरीके से तड़क भड़क से दूर। उससे विमुख होकर श्रीकांत जो है वो उसकी ओर आकर्षित होती है। कौन? बेला। श्रीकांत कई स्त्रियों का जीवन नष्ट कर चुका है। बेला को यह बात तब ज्ञात होती है जब रणजीत सिंह भी उसे छोड़कर चला जाता है। जाने से पूर्व वह बेला को एक पत्र लिखकर अपने अनुभव का सार बताता है। उसका सार क्या है? आदमी की असल पहचान उसकी ऊपरी चमक दमक से नहीं, उसके दिल की सच्चाई से, उसकी इंसानियत से होती है। ये उसे दे देता है और यही उपन्यास का सार भी है। यह वाक्य सुख दुख में ये बताया गया है कि सुख दुनिया में बहुत थोड़ा है और जो है वह बहुत ढेर मिलावट के साथ है। तो ये हम लोग मित्रों पढ़ रहे हैं अमृत राय। तो आप प्रेमचंद के पुत्र के रूप में नहीं इनको समझ लीजिएगा, ये अलग से अमृत राय हैं, वो अमृत लाल हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि ये भटियाली जो उपन्यास इनका था, पीछे हम लोग अभी पढ़े हैं। तो ये अविवाहिता चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण है। और चित्रा 3 पुरुषों की ओर आकृष्ट होने के बाद अंधे सन्यासी भास्कर को चुनती है। लेखक कहना चाहता है कि प्रेम का आधार आवेग नहीं विवेक होना चाहिए। और जंगल में दिखाया गया है कि पूरा समाज भयानक दरिंदों से भरा हुआ एक जंगल है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं भीष्म साहनी। ये हैं साहनी जी। साहनी जी को हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो साहनी जी को हम लोग देख लेते हैं। 1915 में जन्म हुआ है मित्रों। 2003 में इन्होंने कुल 7 उपन्यास लिखा है इसमें। तो चलिए एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए। झारू के कड़ियाँ तमस बसंती, मैया दास की माड़ी कुंतो, नीलू नीलिम नीलो फर। तो सभी क्रम से है मित्रों। तो झरोके 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993 और नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी में है। झरोखे में एक आर्य समाजी संस्कारों वाले मध्यवर्गीय परिवार में घटित छोटी छोटी घटनाओं को स्मृति चित्रों के रूप में संजोया गया है। फिर कड़िया में विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन की कथा कही गई है। तमस भीष्म साहनी का जो है ये सर्वाधिक चर्चित उपन्यास रहा है मित्रों। तो यह जो आपका तमस है, तमस में भीष्म साहनी ने 1947 ईस्वी में मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी इस रूप में प्रस्तुत की है। इसमें से प्रश्न आ जाता है मित्रों कि तमस में का विषय क्या है। तो सांप्रदायिक दंगा का इसमें है चित्रण। फिर इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, ये है बसंती। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में पली है। उसका भाग्य झुग्गी झोपड़ियों से
जो है जुड़ा हुआ है। जैसे झुग्गी झोपड़ियों को बार बार उजाड़ा जाता है, तो वैसे ही मित्रों ये बसंती का जीवन भी बार बार उजड़ता है और अपनी प्रबल जिजीविषा के बल पर संघर्ष करने वाली यह लड़की अपना उदाहरण आप खुद ही है। फिर इसके बाद है मैया दास की माड़ी में भीष्म साहनी। ये दूसरा उपन्यास इनका है मित्रों। 19वीं सदी के मध्य में से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक का इतिहास मैया दास की माड़ी यानी हवेली को केंद्र बना के प्रस्तुत किया गया है। मैया दास खालसा राज्य के प्रति समर्पित है, सामंती मूल्यों का प्रतीक है और धनपत राय उसके बाद की पीढ़ी का प्रतिनिधि है और अंग्रेजी राज्य के प्रति वफादार। धनपत का छोटा बेटा हुकूमत राय तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधि है और ये पाश्चात्य पूंजीवादी संस्कृति के रंग में रंगा हुआ है। तो खैर हम लोग इनका देखते हैं। अगला उपन्यास है मित्रों, ये है इनका कुंतो। तो अगला उपन्यास है इनका मित्रों कुंतो। तो कुंतो जो है ये विभाजन के पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है। और इसके बाद है नीलू नीलिमा नीलोफर में श्री साहनी ने दो नारी पात्रों, एक है नीलू और उसी का नाम ये नीलोफर भी है, यानी दो नारी पात्र हैं नीलू और नीलिमा को केंद्र में रखकर कथा ताना बाना तैयार किया गया है। नीलू एक मुस्लिम बालिका है, वह सुधीर हिंदू युवक को प्यार करती है। नीलिमा एक हिंदू युवती है, वह अल्ताफ मुस्लिम युवक से प्रेम करती है और ये सामाजिक मर्यादाओं के भीतर दमित और कुंठित होकर दोनों विडंबनापूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं। इसके माध्यम से लेखक ने ये बताना चाहा है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति को भीतर से बदलना होगा। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका अमरकांत। ये कहानीकार के रूप में विख्यात हैं, लेकिन इन्होंने उपन्यास भी लिखा है मित्रों। तो इनका उपन्यास हम लोग देख लेते हैं। तो इनके उपन्यासों में ये है आपका सूखा पत्ता 1959 ईस्वी में। तो ये है आपका सूखा पत्ता 1959 ईस्वी। ग्राम सेविका 1962 ईस्वी। अमरकांत कटीली राह के फूल 1963। अमरकांत आकाश पक्षी 1967। अमरकांत काले उजले दिन 1969। अमरकांत बीच की दीवार 1981। अमरकांत सुखजीवी 1982। अमरकांत सुन्नर पांडे की पतोहू 2005। अमरकांत। और फिर ये है आपका खुदीराम आदि इनके उपन्यास हैं। सूखा पत्ता कृष्ण नामक एक लड़के की प्रेम कथा है। कृष्ण अपनी प्रेमिका उर्मिला को जी जान से चाहता है। उससे बिछुड़ने पर उसकी स्थिति सूखे पत्ते जैसे हो जाती है। यही प्रेम उसमें संघर्ष की चेतना उत्पन्न करता है और वह समाज को बदलने का संकल्प ले लेता है। आकाश पक्षी इनका उपन्यास है। आकाश पक्षी में स्वतंत्रता प्राप्त बाद भारतीय समाज के अंतर विरोध की ओर संकेत किया गया है। तो भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, लेकिन समाज में अभी सामंतवादी संस्कार हैं जो आगे बढ़ने में लोगों को बाधा पहुंचा रहे हैं। काले उजले दिन में विमाता के व्यवहार से विघटित व्यक्तित्व वाला युवक अपनी समर्पणशीला पत्नी कांति के प्यार से परितृप्त न होकर अपने दफ्तर में काम करने वाली युवती रजनी से प्यार करता है। कांति घुट घुट कर मर जाती है। अंत में युवक का ब्याह कांति की छोटी बहन नीलम से करा दिया जाता है। तो सब मिलाकर यह उपन्यास एक रोचक प्रेम कहानी बनकर रह गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा गया। बीच की दीवार में अमरकांत एक कदम आगे बढ़े हैं। दीप्ति निम्न मध्यवर्गीय मुंशी मुन्नी लाल की लाडली बेटी है। प्यार के कारण तुनक मिजाज, नखरीली, भावुक, घमंडी और काहिल हो गई है। उसे अपने रूप पर गर्व है। वह पहले अशोक की ओर आकृष्ट होती है, किंतु वह उसे महत्व नहीं देता। इसके बाद वह लंपट मनफूल की ओर बढ़ती है, किंतु मनफूल की पत्नी लीला बीच में आ जाती है। अंत में वह मोहन के संपर्क में आती है और बीच की दीवार जातिगत बंधनों को तोड़कर दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। फिर इसके बाद है मित्रों इनका ये इन्हीं हथियारों से। तो इम्पॉर्टेंट रचना है मित्रों इन्हीं हथियारों से।
2003 में इनका एक बृहत्काय उपन्यास था ये, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। बलिया को इन्होंने सामाजिक यथार्थ ईमानदारी से चित्रित किया है। किसमें? इन्हीं हथियारों से। और स्वयं बलिया जनपद ही इस उपन्यास का कथानायक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहा है मित्रों, ये बलिया जनपद जो है किस उपन्यास का नायक है? तो या कभी जनपद न दिया ऐसे दे देगा कि बलिया किस उपन्यास का नायक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें मालूम रहना चाहिए इन्हीं हथियारों से 2003। तो हम ऐसे भी लर्न रहेगा कि बलिया जो है इन्हीं हथियारों से अमर हो गया, तो हमें याद रहेगा कि अमरकांत। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं विशंभर नाथ उपाध्याय मित्रों। तो हम लोग इनके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। इनका है ये रीच 1967 विशंभर नाथ उपाध्याय, क्योंकि एक विशंभर नाथ कौशिक भी हैं, हमें याद रखना चाहिए। पक्षधर 1971 विशंभर नाथ उपाध्याय। जाग मछंदर गोरख आया 1983 विशंभर नाथ उपाध्याय। दूसरा भूतनाथ 1985 विशंभर नाथ उपाध्याय। जोगी मतजा 1989 विशंभर नाथ उपाध्याय। फिर विक्षुब्ध 1991 विशंभर नाथ उपाध्याय। विश्वबाहु परशुराम प्रतिरोध विशंभर नाथ उपाध्याय। आधुनिक सिंहासन बतीसी सिद्ध सरापा विशंभर नाथ उपाध्याय। विद्याधर बेताल आख्यान 2009 विशंभर नाथ उपाध्याय। यहाँ पक्षधर में मित्रों संस्कृति अर्थ संस्कृति के खिलाफ जीवन के हर संदर्भ में युद्ध छेड़ा गया है। जनार्दन, इंदिवर, अमिताभ, जोगिंदर, मासा, तृप्ता ये पक्षधरों के नेता हैं। इन सब के बाबा जंगली बाबा गुरिल्ला हैं, वे पक्षधरों के सहायक हैं। और इस युद्ध का संदर्भ जो है मित्रों वो वास्तव में पूरक न होकर के प्रेम संदर्भ आया है। और इसमें इंदिवर और तृप्ता जो थे, ये इंदिवर और तृप्ता फिर वर्दी और गुरिल्ला बाबा का यौन संघर्ष उद्यम और आदिम रूप में प्रकट हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जाग मछंदर गोरख आया में गोरखनाथ को चतुर्थिक धार्मिक रूढ़ियों से संघर्ष करते हुए एक युग पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है मित्रों। दूसरा भूतनाथ जो इनका उपन्यास है, किसका? विशंभर नाथ उपाध्याय जी का। तो ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास भूतनाथ के केंद्रीय पात्र भूतनाथ को एक आदर्श जननायक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। फिर इसके बाद है मित्रों यहाँ जोगी मतजा, भर्तहरि के चरित्र को केंद्र में रखकर ये लिखा गया है। फिर इसके बाद यहाँ है मित्रों विश्वबाहु परशुराम। तो विश्वबाहु परशुराम उपाध्याय जी ने परशुराम को एक ऐसे युग पुरुष के रूप में पेश किया है जो अनार्यों से आक्रांत आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। प्रतिरोध नामक उपन्यास में लेखक ने स्पष्ट किया है कंस की राज्य व्यवस्था जैसी है आज की पूरी व्यवस्था। और इसके बाद इसका उपन्यास का केंद्रीय पात्र कृष्ण गोपाल इसी मार्ग पर चलता हुआ दिखाया गया है। उसका नाम भी कृष्ण की ओर संकेत करने वाला प्रतीक माना जा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं मित्रों ये है आपके राही मासूम रजा। तो राही मासूम रजा यहाँ हम देख लेते हैं। आधा गांव, टोपी, शुक्ला, हिम्मत, जौनपुरी, दिल सादा, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजुआ संतोष के दिन प्रकाशित है। आधा गांव गाजीपुर जिले गंगोली गांव है। तो ये इस तरह से हम लोग अपना लर्न कर सकते हैं मित्रों। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, हिम्मत जौनपुरी 69 ईस्वी, राही मासूम रजा, ओस की बूंद 1970, राही मासूम रजा, दिल एक सादा कागज 1973, राही मासूम रजा, सीन 75 1977 ईस्वी, राही मासूम रजा, कटरा भी आरजू 1978, राही मासूम रजा, असंतोष के दिन 1985, राही मासूम रजा। आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के आधे भाग में रहने वाले सैयद मुसलमानों की कहानी कही गई है। और कहा इसमें जो है कहानी देश के स्वतंत्र होने, उसके दो टुकड़े बंटने
और हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटने, जमींदारी के समाप्त होने और नए ज़माने में राजनेताओं के रूप में अलग समृद्ध होने का कथा कही गई है। यहाँ मित्रों सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है कि आधा गांव का विषय क्या है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा है। और इसके पहले अभी हमने पढ़ा था तमस में क्या है भीष्म साहनी जी का, तो उनके तमस उपन्यास में जो है ये सांप्रदायिक दंगा है। लेकिन इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिमों के बंटवारे की कहानी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान किस गांव का है, तो गांव का नाम क्या है, तो यहाँ गंगोली गांव है, इस पे भी प्रश्न आ जाता है। फिर इसके बाद है इनका उपन्यास मित्रों ये है कटरा बी आरजू। तो कटरा बी आरजू जो है यहाँ इलाहाबाद के मोहल्ले यानी प्रयागराज अपना, तो कटरा मीर बुलाकी उर्फ कटरा बी आरजू में रहने वाले मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग के गरीब परिवारों की कहानी कही गई है। ये आपके पास यहाँ कटरा है, तो यहाँ पे जहाँ से हम रहते हैं मीन्स फाफा मऊ से 1.5-2-3 किलोमीटर के लगभग में इतनी दूरी पर। खैर तो हम इसमें देखते हैं, इसमें मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग के गरीब परिवारों की कहानी कही गई है। तो इसमें मित्रों कटरा बी आरजू में यहाँ इन्होंने देख लीजिए, कटरा तो केवल एक प्रतीक है। खड़ी दोपहर दरवाजे पर मन के अंदर रात, खड़ी दोपहर दरवाजे पर मन के अंदर रात, गूंगा आंगन गूंगा कमरा करे न कोई बात। तो यहाँ पर यह सत्य पूरे देश में चरितार्थ होता है। वस्तुतः जो है राही मासूम रजन ने इसी का यहाँ वर्णन किया है। अगले लेखक हैं हमारे मित्रों, ये हैं जगदीश चंद्र जी। तो इनके 10 उपन्यास हैं। तो यादों का पहाड़ सन मित्रों देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, कई पार्ट में जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम पार्ट में जाए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं यादों का पहाड़, धरती धन्य अपना, आधा पुल जगदीश चंद्र, मुट्ठी भर खाकर कभी न छोड़े खेत, टुंडा लाट जगदीश चंद्र, घास गोदाम नरक कुंड में बास, लाट की वापसी जगदीश चंद्र, जमीन अपनी तो थी ये भी आपका जगदीश चंद्र। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं मित्रों, धरती धन्य अपना, पंजाब के साधनहीन पराश्रित और भाग्यवादी अनेक प्रकार से ये हरिजनों के उत्पीड़न की कथा। धरती धन न अपना में कहा पंजाब के हरिजनों की उत्पीड़न की कथा है। आधा पुल में युद्ध की विभीषिका का यथार्थ चित्रण। फिर इसके बाद यहाँ पे है इन्होंने दिया है मित्रों ये कि मुट्ठी भर कांकर। तो मुट्ठी भर कांकर में पंजाब से आए हुए शरणार्थियों के दुख दर्द को उभारा गया है। और कभी न छोड़े खेत में जाटों के सामंती ठसक की कहानी कही गई है। जगदीश चंद्र जी के आगे जो है हम लोग इसमें अगला उपन्यास है टुंडा लाट। तो टुंडा लाट में एक अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील जो है वो कपूरी की प्रेम कथा कही गई है। सुनील संगीत स्कूल की एक छात्रा रोमिला से प्यार करता है। इसी बीच युद्ध छिड़ जाता है और टैंक युद्ध में सुनील अपंग हो जाता है। रोमिला का भाव बदल जाता है। लेखक यह कहना चाहता है कि युद्ध सुकुमार सपनों को नष्ट कर देता है, वह कभी भी मानव समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। फिर उसके बाद ये है आपका घास गोदाम। तो इसमें जो है दिल्ली के विस्तार के परिणाम स्वरूप जो है वो आसपास के किसानों का भूमि होना, इस तरह से विस्थापन समस्या को यहाँ इन्होंने दर्शाया है। नरक कुंड में बास एक प्रकार से धरती धन्य अपना का विस्तार है। इसमें जो है केंद्रीय पात्र काली शहर में आता है और चमड़े के कारखाने में काम करते हुए नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता है। लाट की वापसी है मित्रों ये। तो लाट की वापसी जो है उसमें क्या बताया गया है कि सैनिक जीवन को आधार बनाकर ये लिखा गया है और लेखक ने इसमें टुंडा लाट की कथा को आगे बढ़ाया है। यहाँ से एक एक प्रश्न आपका मित्रों तैयार रहता है। जैसे अभी इसके पहले हमने ये प्रश्न आपको देखा था कि नरक कुंड में बास जो है ये किसका विस्तार है, तो धरती धन्य अपना का विस्तार है। फिर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लाट की वापसी किसका विस्तार है, तो टुंडा लाट की कथा को आगे बढ़ाया गया है, इसकी कथा विस्तार है।
फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं ज़मीन तो अपनी थी। तो ये ज़मीन तो अपनी थी में लेखक जो है आज के दलितों के जीवन में होने वाले परिवर्तनों को गहराई से महसूस किया है और इसका उपन्यास केंद्रीय पात्र काली है। वह स्वयं दलित मजदूरों का हित चिंतक है। कौन? तो काली। तो इसके बाद हम देख लेते हैं अगले लेखक आते हैं मित्रों, ये हैं बदी उजमा। तो हम लोग बदी उजमा को भी देख लेते हैं। तो बदी उजमा तो ये है इनका मित्रों कि एक चूहे की मौत। तो एक चूहे की मौत 1971 बदी उजमा, छाकों की वापसी 1975 बदी उजमा, आपुरुष 1976 बदी उजमा, छठा तंत्र 1977 बदी उजमा, सभा पर्व 1994 बदी उजमा। चूहे की मौत फैंटेसी शैली में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। यहाँ से आपका मित्रों एक प्रश्न तुरंत बन जा रहा है कि चूहे की मौत किस शैली में लिखा गया है? तो फैंटेसी शैली में लिखा गया है। कैसा उपन्यास है? तो प्रतीकात्मक उपन्यास है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये है इनका चूहा खाना। फिर ये दफ्तर का चूहे मार और अफसरों का क्लर्कों का तथा चूहे, ये सभी फाइलों के प्रतीक हैं। यानी चूहा खाना दफ्तर का प्रतीक है, चूहे मार अफसरों का प्रतीक है और क्लर्कों तथा यानी चूहे फाइल के प्रतीक हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। फिर इसके बाद है मित्रों ये अगला उपन्यास छाकों की वापसी। तो ये छाकों की वापसी में लेखक ने दिखाया है कि देश का विभाजन गलत था। और इसके बाद आपुरुष उपन्यास है। इसमें प्राइवेट कॉलेजों के प्राध्यापकों की मानसिकता का बड़ा ही सजीव चित्र खींचा गया है। आपुरुष यानी कायर और नपुंसक हो जाते हैं। कौन? कॉलेज के यानी जो मध्यवर्गीय नौकरी पेशा शिक्षक लोग हैं। अपनी जीविका के लिए मित्रों इतने समझौते करने पड़ते हैं कि वे आपुरुष यानी कायर और नपुंसक हो जाते हैं। इस उपन्यास के एक पात्र दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक घोष बाबू का अनुभव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, तो वैसे तो इसको हम पढ़ते नहीं मित्रों, लेकिन प्राइवेट टीचरों का क्या कंडीशन है, हम सब लोग टीचर ही हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हम देख चुका है, बहुत आदमी देखा है, बहुत ऊंचा ऊंचा बात करता था, नौकरी छोड़ दिया, अफसर से लड़ाई लड़के रोड पर आ गया, फिर ऐसा लुढ़कनिया खाया, ऐसा लुढ़कनिया खाया कि 100 गुना जास्ती अपमान के वास्ते तैयार हो गया। तो ये इस तरह से इन्होंने बताया, 100 गुना ज़्यादती अपमान सहने के लिए तैयार हो गया। यहाँ बदी उजमा साहब का ये अपना निजी अनुभव है। फिर यह है छठा तंत्र। ये आपातकाल में लिखा गया था और यहाँ का तत्कालीन परिस्थितियों के संकेत में उपन्यास मिलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आता है, इसमें छठा तंत्र हम लोग देख लिए। फिर इसके बाद है मित्रों ये सभा पर्व का प्रकाशन बदी उजमा साहब की मृत्यु के बाद हुआ था। यहाँ पर आपका एक प्रश्न मित्रों बन जाएगा कि जो है किस उपन्यास का प्रकाशन बदी उजमा साहब के मृत्यु के बाद हुआ था? तो हम कह सकते हैं सभा पर्व का। किस शैली में लिखा गया है? आत्मकथात्मक शैली में। लेखक के छात्र जीवन से आरंभ होकर देश विभाजन की मनोभूमि तैयार होने तक के इतिहास को आधार बनाकर लिखे गए इस उपन्यास के माध्यम से कथाकार ने कहना चाहा है कि अंग्रेजों की कुटिल राजनीति के चलते सदियों से एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हुई और जिसकी परिणति देश के विभाजन के रूप में हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। फिर अब इसके बाद मित्रों हम लोग देख लेते हैं हृदयेश जी को। तो इनके 12 उपन्यास हैं। तो गांठ, हत्या, एक कहानी अंतहीन, सफ़ेद घोड़ा, काला सवार, साण, पूर्व जन्म, दंडनायक, पगली, घंटी, किस्सा, हवेली, 4 दरवेश, शब्द भी हत्या करते हैं, स्वस्थ अस्वस्थ लोग। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं इनके मित्रों उपन्यास का ये जो है सफ़ेद घोड़ा काला सवार। ये सफ़ेद घोड़ा काला सवार में इन्होंने मित्रों क्या किया है, आज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है।
साण नामक उपन्यास में शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया है। पुनर्जन्म में परिस्थितियों से जूझने में असमर्थ बनारसी प्रसाद गुप्त के आत्महत्या कर लेने पर उनका पुत्र दीपक निराश नहीं होता है। फिर इसके बाद यहाँ है इनका उपन्यास में मित्रों पगली घंटी। तो ये पगली घंटी नामक उपन्यास जो है इन्होंने जेल को जीवन आधार बनाकर लिखा है। शेष जो है जेल स्वयं कथा कहती है। फिर इसके बाद यहाँ पर है ये किस्सा हवेली प्रतीकात्मक उपन्यास है। हवेली हमारी संपूर्ण सामाजिक रचना का प्रतीक है मित्रों। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है चार दरवेश, यानी चार दरवेश, चार वृद्ध, राम प्रसाद गुप्ता, विजय शिव शंकर, दिलीप चंद और चिंताहरण। इन चारों के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है। पांचवें व्यक्ति के रूप में स्वयं कथाकार की उपस्थिति है। ये वृद्ध सूखे नाले की पुलिया पर बनी फसील नुमा मुडेर पर रोज बैठकर अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वर्तमान को कोसते हैं। इन्हीं सब का यहाँ पर है शब्द की भी हत्या करते हैं। तो यहाँ हम लोग ये उपन्यास देख लेते हैं, शब्द भी हत्या करते हैं। शब्द भी हत्या करते हैं ये इसमें मित्रों कस्बाई पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, जो ये हृदय की मूल कथा भूमि भी है। कौन? कस्बाई पृष्ठभूमि। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये है उपन्यास मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस, इनके कुल 10 उपन्यास हैं। ये मुद्रा राक्षस लेखक का नाम है मित्रों अचला एक, मना स्थिति, भगोड़ा, शोक संवाद, मेरा नाम तेरा नाम, हम सब मनसा राम, शांति भंग, प्रपंच तंत्र और दंड विधान, अर्धवृत्त, नारकीय, ये इतने प्रकाशित हैं। प्रपंच तंत्र में इन्होंने मित्रों पुलिस, कानून, शिक्षा प्रणाली आदि, दहेज प्रथा, सभी प्रकार की इन्होंने कुरीतियों पर गहरा व्यंग किया है। मेरा नाम तेरा नाम, ये उपन्यास इन्होंने राजधानी को केंद्र में रखकर लिखा है। ये दंड विधान में मुद्रा राक्षस ने अपने को और स्पष्ट किया है। भद्रगांव को केंद्र में रखकर उन्होंने अंत्यजों, अस्पृश्यों और उनका शोषण करने वाले सवर्णों के बीच वर्ग संघर्ष को उभारा है। इसमें शोषितों के नेता मास्टर भूरेलाल को पुलिस नक्सलाइट कहकर गोलियों से भून देती है। व्यवस्था उच्च वर्ग के साथ है। तो यहाँ पर ये उपन्यास का अंत करते हुए लेखक ने लिखा है, विशन तुम्हारा चंग कहाँ है, इस आँच में सेंकोगे तो कभी नहीं उतरेगा। हाँ, अब सिर्फ लावनी तुम्हें एक नई लिखनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने, अब अगला हम देखते हैं, ये हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। तो दीक्षित जी के उपन्यासों को हम लोग देख लेते हैं। तो इनके उपन्यासों में मित्रों ये है कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर, अकाल। और कटा हुआ आसमान में बम्बई में सेवारत प्राध्यापकों की स्थिति का चित्रण है। फिर इसमें कथा नायक ये रमेश नौटियाल किटी के प्यार में इतना डूब जाता है कि किसी स्तर की व्यवस्था की चुनौती नहीं दे पाता। फिर इनका ये है दूसरा मुर्दा घर, इसमें बम्बई की भटनियारनियों का जीवन यथार्थ चित्रित है। मैना, वंशी, सरन जो है ये लोग बसीरन, नूरन, पार्वती, चंद्री, मंगीला, जमीला, जाने कितनी हैं, सभी झोपड़ियों में, फुटपाथों पर ये अपना कहीं भी मिल जाती हैं। फिर इसके बाद है अकाल में दुर्दशाग्रस्त गांवों की कहानी कही गई है। इसके बाद आते हैं मित्रों मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी जो हैं इन्होंने लिखा है मित्रों ये सेमल का फूल 1959, अग्निबीज 1981। तो अग्निबीज इनका विशेष रूप से चर्चित हुआ और राजनीतिक संदर्भ को केंद्र में रखा गया है। और इसके बाद यहाँ पर है 3 पीढ़ियाँ गांव में आज एक साथ देखी जा सकती हैं। प्रथम पीढ़ी आदर्शवादी गांधी भक्तों का, दूसरी पीढ़ी अवसरवादी राजनीतिज्ञों का, तीसरी पीढ़ी जो है ये तरुण अग्निबीजों का है। और इसमें ज्वाला सिंह जैसे लोग जो है अवसरवादी नेताओं का बोलबाला है। फिर आते हैं ये काशीनाथ सिंह, उनके केवल 2 ही उपन्यास थे मित्रों, हमने बताया, एक सेमल का फूल, दूसरा अग्निबीज।
काशीनाथ सिंह ने 5 उपन्यास अपना मोर्चा 1972, काशी का 80 2002, रेहन पर रघु 2008, महुआ चरित 2012 और उपसंहार 2014। अपना मोर्चा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में है। फिर इसके बाद है ये इनका मित्रों काशी का 80। इसके उपन्यास में इन्होंने काफ़ी लंबा कथन लिखा है, हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो पढ़ लीजिएगा। तो ये काशी का 80 मित्रों बीते 2-2.5 दशकों में भारत में हुए सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की दास्तान है और ये रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं महुआ चरित। तो ये है महुआ चरित उपन्यास, और ये जो महुआ चरित उपन्यास है मित्रों, ये आपका महुआ चरित स्त्री और उसकी देह के संदर्भ में युवा से प्रौढ़ होती आकांक्षाओं की कथा है। एक साधारण मध्यवर्ग की पढ़ाकू लड़की की कहानी है। तो यहाँ महुआ प्रतीक है उन सभी स्त्रियों की जो कहीं न कहीं से सामाजिक दोहरेपन से जुड़ती हैं और उठ खड़ी होती हैं। तो दैहिक सौंदर्य को जांचने का यही प्रतिमान उसे अपने पड़ोसी साजिद के साथ संभव बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पर उसके अनुसार देख लीजिए दिया गया है कि कोई लड़की चाहे जितनी सुंदर हो, अपने सौंदर्य को लेकर हमेशा संदेह में रहती है। वह चाहती है कि कोई हो जो सिर्फ इतना भर कह दे कि नहीं, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी। मेरे लिए ये कोई साजिद था जिसने महुआ को उसकी औरत देह का एहसास कराया। महुआ को इस कोई की ज़रूरत किसी पुरुष की नहीं, अपने लिए है। तो यहाँ पर इन्होंने उपसंहार काशी सिंह का नया उपन्यास है जिसमें उन्होंने काशी को छोड़कर नया विषय वस्तु पर कथा सृजन किया है। और वो नया कथा वस्तु क्या है? इस उपन्यास में महाभारत के नायक, खलनायक, विदूषक और कृष्ण के दार्शनिक कृष्ण के अंतिम जीवन की कथा है। और इसके बाद जो है यहाँ पर इसमें देख लीजिए, इस उपन्यास में मुख्य रूप से महाभारत के बाद कृष्ण के उपेक्षापूर्ण जीवन और महानायक के अंत की दुखद कथा है। फिर आते हैं संजीव 1947 में। इनके 11 उपन्यास हैं। किशनगढ़ के हैरे 1981, सर्कस 84, सावधान नीचे आ गए 86, धार 1990, पांव तले दूब 1995, जहां जंगल शुरू होता है 2000 संजीव, सूत्रधार 2003 संजीव, आकाश चंपा 2008 संजीव, रह गई दिशाएं इसी पार 2011 संजीव, फांस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है फांस मित्रों, ये 2015 ईस्वी में संजीव फांस। फिर प्रत्यंचा 2018। संजीव ने अपने महत्वपूर्ण उपन्यास में सावधान नीचे आग है और धार में क्रमशः, यानी सावधान नीचे आग में है बिहार और धार में बंगाल के कोयला अंचल में स्थित कोयला खदानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कोयला मजदूरों के नारकीय जीवन तथा इनके शोषण का यथार्थ चित्र अंकित किया है। और इसमें यहाँ जो है धार में उन्होंने मजदूरों की सहकारी खदान, जन खदान का विकल्प पेश किया है। फिर धार की मैना अपने संघर्ष और साहस से प्रभावित करती है, लेकिन उसके चरित्र में विकास की संभावना नहीं है। तो इस तरह से फिर पांव तले दूब की कथा छोटा नागपुर के पठारी इलाके का डोंगरी अंचल है। सुदीप्त इस अंचल में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में इंजीनियर बनकर आता है और जन आंदोलन से जुड़ा लेखक वह है। और इसके बाद यहाँ है जंगल, जहाँ से शुरू होता है मित्रों, ये हम लोग देख लेते हैं। जंगल जहाँ से शुरू होता है, ये कथा भूमि पश्चिमी चंपारण है, इसे मिनी चंपल भी कहते हैं, डाकुओं का अभयारण्य है। और ऊपर से यह उपन्यास डाकू समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः जंगल राज के रूप में परिवर्तित आज की पूरी समाज व्यवस्था की परतों को उधेड़ा है। परशुराम यादव, काली, परेमा, वंशी जैसे दुर्दांत डाकू तो पश्चिमी चंपारण जैसे सीमित जंगल राज कायम करते हैं, किंतु बड़े बड़े बाहुबली और नेता धनाधीश जो हैं वो पुलिस अधिकारी, संप्रदाय, धर्म
ये सब सभी तांत्रिक संत महात्मा ये पूरी व्यवस्था ही जंगल राज में परिणत कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इनका अगला उपन्यास है कि सूत्रधार। तो हम लोग इसमें सूत्रधार में देखते हैं लोक नाटककार भिखारी ठाकुर को ये जो है उपजीव्य बनाया गया है। जीवनी परक होने पर भी यह उपन्यास आज के लोक जीवन की बहुविध विडंबनाओं और बहुत जीवन संघर्ष को मूर्त करने में सफल सिद्ध हुआ है। अब हम इसको देखते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी को। इनके लगभग सभी उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाह जी के बारे में हम लोग देखते हैं। इनके 8 उपन्यास हैं। समर क्षेत्र है, समर शेष है 1980, अब्दुल बिस्मिल्लाह, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986, बिस्मिल्लाह, जहरवाद 1987, बिस्मिल्लाह, दंत कथा 1990, बिस्मिल्लाह, मुखड़ा क्या देखें 96, बिस्मिल्लाह, अपवित्र आख्यान 2008, बिस्मिल्लाह, रावी लिखता है 2010, बिस्मिल्लाह, कुठांव 2019, बिस्मिल्लाह, झीनी झीनी बीनी चदरिया। इसमें बनारस के बुनकरों का जीवन का यथार्थ अंकित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये उपन्यास है। मध्यवर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी कही गई है। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं मित्रों, ये है मुखड़ा क्या देखें। इलाहाबाद के समीप स्थित बालापुर गांव को केंद्र में रखकर देश के स्वतंत्र होने से लेकर आपातकाल लागू होने तक इसमें कहानी कही गई है। इसके बाद इनका आता है मित्रों ये अपवित्र आख्यान है। इनका देख लीजिए। इसमें हिंदू मुस्लिम के रिश्ते की मिठास और खटास के साथ समय की तिक्ताओं और विरोधाभासों का भी सूक्ष्म निरीक्षण यह उपन्यास करता है। फिर इसके बाद है ये है इनका रावी लिखता है। तो रावी लिखता है का कथानक 12 शीर्षकों में बटा हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका मित्रों है कि रावी लिखता है उपन्यास कितने शीर्षकों में बटा हुआ है। तो ये आपका 12 शीर्षकों में बटा हुआ है। और इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं हर शीर्षक अपने आप में स्वतंत्र कहानी है और प्रत्येक लाइन पे यहाँ प्रश्न बन रहा है मित्रों कि बिस्मिल्लाह जी का कौन सा उपन्यास 12 शीर्षकों में बटा है। तो रावी लिखता है। हर शीर्षक अपने आप में क्या है, तो एक स्वतंत्र कहानी है। दरअसल फारसी में कहानी सुनाने वाले को रावी कहा जाता है, लेकिन यहाँ कहानी सुनाई नहीं गई है। अर्थात अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब स्वयं इस कहानी में, इस उपन्यास में रावी की भूमिका में है। ये रावी लिखता है ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दुनिया की हर चीज़ अपने अनुभव से सीखी है। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने आज यहाँ तक देखा। अब इसके बाद हम लोगों का मित्रों ये आता है ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास। तो इसको मित्रों हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थोड़ा सा ये आपका चैप्टर ही काफ़ी लंबा है तो एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, और कोशिश करिएगा आप लोग इसको लाइक कर दिया करें अच्छे से पढ़ने के बाद। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगता है तो क्या कमी है मित्रों, इसको ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों को।